वेलकम। आज की क्लास में आप सभी का आज आपको बताएंगे रूस के लूना 25 के बारे में, जो कि रूस इसको जल्द ही चंद्रमा की सतह पर रवाना किया जाएगा, और साथ में पुराने लूना के बारे में बताएंगे। लूना 25 1। रूस कितने साल के बाद अब अपना लूना 25 लॉन्च करेगा? ए 47 साल बाद, बी 49 साल बाद, सी 46 साल बाद, डी 50 साल बाद। उत्तर डी 50 साल बाद। 2। रूस ने मिशन चांद पर पहुंचाने का कितने दिन का वादा किया है? ए 7 दिन में, बी 5 दिन में, सी 10 दिन में, डी 8 दिन में। उत्तर बी 5 दिन में। 3। भारत के बाद अब मिशन चांद पर कौन लॉन्च करेगा? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी रूस। उत्तर डी रूस। 4। रूस ने अपने स्पेसक्राफ्ट को कब लॉन्च करने का वादा किया है? ए 10 अगस्त को, बी 11 अगस्त को, सी 13 अगस्त को, डी 15 अगस्त को। उत्तर बी 11 अगस्त को। 5। रूस और भारत के दोनों मिशन मून कौन से पॉल पर लैंड करेगा? ए ईस्ट पॉल पर, बी वेस्ट पॉल पर, सी नॉर्थ पॉल पर, डी साउथ पॉल पर। उत्तर डी साउथ पॉल पर। 6। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में कितने चक्कर लगाएगी? ए 6 से 7 चक्कर, बी 5 से 7 चक्कर, सी 3 से 6 चक्कर, डी 6 से 8 चक्कर। उत्तर बी 5 से 7 चक्कर। 7। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ए इसरो, बी नासा, सी स्पेसक्राफ्ट, डी जैक्सा। उत्तर सी स्पेसक्राफ्ट। 8। कौन सा देश खाली करा रहा है गांव जहां रॉकेट के बूस्टर गिरेंगे? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। उत्तर डी रूस। 9। रूस ने इससे पहले मिशन मून कब भेजा था चंद्रमा पर? ए 1975 में, बी 1979 में, सी 1976 में, डी 1974 में। उत्तर सी 1976 में। 10। रूस को कहां से लॉन्च किया जाएगा? उत्तर रूस को लूना 25 को राजधानी मॉस्को से लगभग 5550 किलोमीटर ईस्ट में स्थित वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा। 11। लूना 25 लैंडर को रूस किस रॉकेट की मदद से लॉन्च करेगा? उत्तर सोयुज 2 फ्रिगेट बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च होगा। रॉस्कोमोस ने कहा कि लूना 25 सोयुज 2 फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला लैंडर होगा। मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, चंद्रमा की अंतरिक्ष संरचना पर रिसर्च करना और पानी समेत दूसरी चीजों की खोज करना होगा। उम्मीद है कि लैंडर 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। 12। रूस का लूना 25 मिशन खास क्यों है? उत्तर क्योंकि 1976 में लॉन्च किया गया लूना 25 चांद की करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डीन ने अनुमान लगाया कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। 13। लूना 25 का लैंडर निम्नलिखित विज्ञान उपकरणों को ले जाएगा। 1. एड्रॉन LR। यह रेगोलिथ का अध्ययन करने के लिए एक सक्रिय गामा किरण और न्यूट्रॉन विश्लेषण उपकरण है। 2. एड्रॉन LR। यह एक्सोस्फेयर में प्लाज्मा को मापेगा। 3. लास्मा LR। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। 4. PML। यह सूक्ष्म उल्कापिंड और धूल को मापता है। 5. LIS TVRPM। यह इमेजिंग और खनिजों की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री है। 6. STSL। यह स्थानीय इमेजिंग और पैनोरमिक साधन है। 7. लूना 25 में ESA की भूमिका। 14. लूना 25 में प्रोजेक्ट नामक पैकेज क्या है? उत्तर यूरोपियन स्पेस एजेंसी लूना 25 के लिए प्रोस्पेक्ट नामक पैकेज विकसित कर रही है। इसका इस्तेमाल चंद्रमा पर ड्रिलिंग और नमूना विश्लेषण के लिए किया जाएगा। प्रोस्पेक्ट का अर्थ पैकेज फॉर रिसोर्स ऑब्जर्वेशन एंड इन सिटू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सप्लोरेशन है। अब बताएंगे लूना 24 से लेकर और जितने भी रूस ने लूना को लॉन्च किया है उन सब के बारे में बताएंगे। 15. लूना 1 प्रभाव कारक। उत्तर इंपैक्टर अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के निकट की ओर से टकराने के लिए डिजाइन किया गया है। लूना 1 जनवरी 1959 चंद्रमा पर अपने इच्छित प्रभाव से चूक गया और पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली से बचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। लूना 2 सितंबर 1959 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, चंद्रमा तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। सितंबर 1958 से सितंबर 1959 तक 6 प्रयासों में से यह लूना की एकमात्र प्रभाव सफलता थी। 16. फ्लाईबाइज क्या है? उत्तर फ्लाईबाई सबसे सरल चंद्र अंतरिक्ष यान है
जिसे धीमा करने के लिए न तो किसी प्रणोदन उपकरण की आवश्यकता होती है, न ही चंद्रमा से टकराने के लिए पर्याप्त संवेदनशील मार्गदर्शन प्रणाली की। इसका कार्य तस्वीरों को पृथ्वी पर वापस भेजना है। लूना 3 अक्टूबर 1959 ने उस वर्ष के अंत में चंद्रमा की परिक्रमा की और उसके दूर के हिस्से की पहली तस्वीरें लौटाईं, जिसे पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता है। अक्टूबर 1959 से अप्रैल 1960 तक 3 प्रयासों में से यह लूना की एकमात्र सफल फ्लाईबाई थी। 17 नरम लैंडर्स क्या है? उत्तर, सॉफ्ट लैंडर्स को यान के विनाश को रोकने के लिए अपनी गति को पर्याप्त रूप से धीमा करने के लिए रॉकेट प्रणोदन की आवश्यकता होती है। वे सतह से तस्वीरें प्रसारित करना जारी रख सकते हैं और संभवतः चंद्र मिट्टी में खुदाई कर सकते हैं या चंद्र पर्यावरण के बारे में अन्य जानकारी लौटा सकते हैं। लूना प्रोग्राम लैंडर्स का सामान्य पदनाम E6 या रूसी से लिप्यंतरण के आधार पर E6 था। जनवरी 1963 से दिसंबर 1966 तक 13 प्रयासों में से 2 सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गईं। लूना 9 E6 नंबर 13 फरवरी 1966 में किसी अन्य ग्रह पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला जांच बन गया। इसने 5 काले और सफेद त्रिविम गोलाकार पैनोरमा प्रसारित किए, जो चंद्र सतह के पहले क्लोजअप शॉट थे। 18 परिक्रमा करने वाले उत्तर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को लैंडर्स की तुलना में कम जोर और प्रणोदक की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्र कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अभी भी पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। लूना 10 मार्च 1966 चंद्रमा का पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। लूना ने मार्च 1966 से मई 1974 तक 8 प्रयासों में से 6 सफल ऑर्बिटर उड़ाए। रोवर्स 19 लूनो खोद वाहन का मॉडल। उत्तर, अधिक परिष्कृत सॉफ्ट लैंडर क्राफ्ट तत्काल लैंडिंग स्थल की तुलना में चंद्र सतह के व्यापक क्षेत्र का पता लगाने के लिए पहिएदार वाहनों को तैनात कर सकता है। लूनो खोद का पहला प्रयास फरवरी 1969 में विफल रहा। लूना 17 नवंबर 1970 और लूना 21 जनवरी 1973 लूनो खोद वाहनों को ले गए, जो चंद्रमा के इलाके का पता लगाने वाले पहले रोबोटिक पहिए वाले वाहन थे। लूनो खोद 1 ने 322 दिनों में 10.5 किलोमीटर 6.5 मील की यात्रा की और 20,000 से अधिक टेलीविजन छवियां और 206 उच्च रिजोल्यूशन पैनोरमा लौटाए। लूनो खोद 2 लगभग 4 महीने तक चला, 42 किलोमीटर 26 मील इलाके को कवर किया। तीसरा लूनो खोद बनाया गया था और 1977 में लॉन्च करने का इरादा था, लेकिन लॉन्चर और फंडिंग की कमी के कारण कभी उड़ान नहीं भरी। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नया सीखने के लिए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।